बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ यूरिटर। यूरिटर की इंजरीज को डिस्कस करेंगे और यूरिटर की जो डिफरेंट डिजीजेस हैं जैसे स्टोन्स हैं और हाइड्रोनेफ्रोसिस उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूरिटरल इंजरी होती है वो बहुत कॉमन इंजरीज नहीं है, अनकॉमन इंजरीज हैं। नंबर टू, कि स्पाइन की हाइपर एक्सटेंशन के साथ ये यूजुअली एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, ट्रॉमा के अंदर अगर स्पाइन की हाइपर एक्सटेंशन हो जाए तो उसके साथ ये एसोसिएटेड होती हैं। नंबर थ्री, आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जो इंजरीज होती हैं वो कॉमनली डायग्नोज नहीं हो पाती अनटिल एंड अनलेस के आइलिक फोसा में या लॉइन में किसी किस्म की कोई स्वेलिंग ना प्रेजेंट करे, या फिर बच्चे यूरिन आउटपुट जो हो वो रिड्यूस्ड हो जाए। ठीक है, दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रावीनस यूरोग्राफी जो होती है या फिर कंट्रास्ट इनहेंस्ड सीटी के थ्रू हम लोग यूरिन की एक्स्ट्रावेजेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस बात बताने का पर्पज ये है कि वो दो किडनीज हैं, ठीक है, और किडनीज का काम है यूरिन की फॉर्मेशन करके उनको नीचे ब्लैडर तक पहुंचाना। तो यूरिटर जो होते हैं दे आर एक्चुअली रेट्रोपेरिटोनियल, ये ब्लैडर में पहुंचाते हैं। अगर रास्ते में कहीं इनका लीजन हो जाए तो यूरिन एक्स्ट्रावेजेट कर जाएगा। उस यूरिन की एक्स्ट्रावेजेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन को यूज करते हैं। तो यूरिटल इंजरीज को पढ़ने से पहले हम इसकी ग्रेडिंग देख लेते हैं। आई एम सो सॉरी बच्चे, मुझे थोड़ा सा रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, इस वजह से लेक्चर में ये इंटरप्शन आएगी, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट के लिए मिनिमम रहे। देखें, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल, एक सेकेंड जी, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द सर्जरी ऑफ ट्रॉमा, इसके लिए बच्चे ये जो एसोसिएशन है उन्होंने डिवाइस किया है यूरिटेरिक इंजरीज की क्लासिफिकेशन। ग्रेड वन, जहाँ जहाँ पे जो जो ऑर्गन है उसकी ट्रॉमा की क्लासिफिकेशन मौजूद है। ठीक है, ग्रेड वन है हीमाटोमा या कंट्यूजन और हीमाटोमा विदाउट डी वास्कुलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद ग्रेड टू है लैसरेशन लेस देन 50% ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी कि जो यूरिटर है उसके सरकमफ्रेंस की 50% से कम ट्रांजैक्शन हुई है, कट हुआ है। अगर ये यूरिटर का क्रॉस सेक्शन है दो यूरिटर्स का, तो सिर्फ इतना इतना वो इफेक्ट हुआ है, इतना इतना कटा है, बाकी जो है वो पेटेंट है। ठीक है, उसके बाद है ग्रेड थ्री। ग्रेड थ्री के अंदर है लैसरेशन 50% से ज्यादा ट्रांजैक्शन। ग्रेड फोर है लैसरेशन कंप्लीट ट्रांजैक्शन विद लेस देन 2 सेंटीमीटर ऑफ डीवास्कुलराइजेशन। और ग्रेड फाइव में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा डीवास्कुलराइजेशन है और लैसरेशन भी पूरी है। ये यूरिटेरिक इंजरीज हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या प्रेजेंट करेंगे। बच्चे, साइन एंड सिम्टम्स स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किए गए, सिर्फ यही है कि आपके अंदर यूरिन की जो एक्स्ट्रावेजेशन होती है वो कॉमन होती है। ठीक है, यूरिटरल इंजरी के अंदर पेल्विस के अंदर खास तौर पे उसकी वजह ये है कि पेल्विस आपकी सबसे नीचे है और ग्रेविटी डिपेंडेंस की वजह से यूरिन का जो फ्लो होगा, जो एक्स्ट्रावेजेट करता है यूरिटर में से, वो पेल्विस में जाकर ठहर जाएगा। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि पेन एक कॉमन प्रेजेंटेशन हो सकती है। यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको को रिलेट करवाता चलूं कि आपसे कभी भी पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिटरल इंजरी कौन सी है, ट्रॉमा मतलब जो एक्सटर्नल ट्रॉमा उसके अलावा, तो आपने याद रखना है जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज एक्चुअली सर्जिकल ट्रॉमा। और सर्जिकल ट्रॉमा कौन सा, कि खास तौर पे गायनोकोलॉजिस्ट से ये होता है कि हिस्टेरेक्टमी जब हम लोग करते हैं तो हिस्टेरेक्टमी में यूटेराइन आर्टरी को लाइगेट करने के बजाय गलती से यूरिटर को लाइगेट अगर कर दिया जाए। आप लोगों ने फाइनल ईयर के अंदर भी पढ़ा है, ये बहुत कॉमन आप लोगों का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दें। इसके अलावा बच्चे, लॉइन पेन और सिम्टम्स में यही है कि कभी ऐसे हो सकता है कि सिम्टम्स हो ही ना, कभी ऐसे हो सकता है कि लॉइन पेन हो और फीवर हो। इसके अलावा यूरिनरी फिस्टुला जो है वो हो सकता है। बहुत क्लियरली इन्होंने साइन एंड सिम्टम्स को नहीं मेंशन किया क्योंकि है ही इसके अंदर कॉमन नहीं। और अगर बायलैटरल इंजरी होगी बच्चे, फिर तो बहुत कॉमनली जो प्रेजेंटेशन होगी दैट इज एन्यूरिया। एन्यूरिया एन्यूरिया बच्चे हम कहते हैं कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन को। ठीक है, बेले एंड लव ने ये लिखा है, वैसे कुछ बुक्स में ये लिखा है कि 100 ml से कम यूरिन की कलेक्शन हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज एन्यूरिया। लेकिन बेले ने ये मेंशन किया कि यूरिन हो ही ना, कंप्लीट एब्सेंस हो, तो दैट इज एन्यूरिया। ठीक है,
अब बच्चे इसका ट्रीटमेंट बेसिकली यही बनता है कि हम लोग यूरेटर को रिपेयर करें। अब बच्चे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इसका ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। पहली बात तो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक यूरेटर है, ठीक है? मैं आपको ये शो करता हूँ कि इस यूरेटर के ये 2 कट एंड्स हैं, दरमियान में ये इसका कट हुआ है, नीचे ब्लैडर है, ठीक है? तो अगर ये कट एंड्स आपस में करीब हैं, तो मैं क्या करूँगा कि इनके अंदर ऐसा एनास्टोमोसिस क्रिएट करूँगा कि कोई इनके बीच में स्टेंट प्लेस कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्टेंट प्लेस कर दूँ या डबल जो पिग टेल कैथीटर होता है, पिग टेल कैथीटर को लाज़मी गूगल पे सर्च कीजिएगा, उसको मैं प्लेस करके जो यूरेटर के एंड्स होंगे उनको इसके ऊपर स्पैचुलेट कर दूँगा, ठीक है? उनको इनके ऊपर सूचर कर दूँगा, स्पैचुलेट कर दूँगा, प्लेस कर दूँगा बेसिकली। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि ये ब्लैडर एग्ज़िस्ट कर रहा है नीचे और अगर मैं कहता हूँ कि ट्रॉमा जो है वो यहाँ पे हुआ है, यानी कि यूरेटर के लोअर एंड पे हुआ है। तो इसके अंदर मैं ये करता हूँ एक प्रोसीजर जिसको हम लोग यूजुअली पहले प्रोसीजर बताने से पहले ये बता दूँ कि करते क्या है नॉर्मली। यूरिनरी ब्लैडर को थोड़ा ऊपर की तरफ इसकी वॉल को खींच के यूरेटर के साथ जोड़ देते हैं। यानी कि इसके अंदर हमने बेसिकली ब्लैडर को टच किया, उसको इन्वॉल्व किया। ये बेसिक 2 प्रिंसिपल्स हैं। अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देख ये बच्चे बिल्कुल आपके पास बहुत ही बेस्ट टेबल इसने दिया हुआ है। यूरेटर के डैमेज को रिपेयर करने के लिए बहुत ही अच्छा टेबल है ये, ठीक है? इसको याद कीजिए आप लोग की बुक्स में डोगर में तो ख़ास कर इस तरह इतना अच्छा नहीं दिया हुआ और मैंने आपको प्रिंसिपल भी समझा दिया है। सबसे पहले ये देखें कि अगर बहुत कम लॉस है यूरेटर की लेंथ का पहला पहला असूल ये है, तो फिर आप लोग उसका ट्रीटमेंट ये करते हैं कि उस दोनों एंड्स के बीच में कोई कैथीटर या कोई स्टंट प्लेस करके उनको एनास्टोमोस कर देते हैं एंड टू एंड विदाउट एनी टेंशन। क्योंकि वो आपस में बहुत करीब है ना और बीच में आपने स्टंट प्लेस कर दिया है, तो उन पे स्ट्रेच या टेंशन तो एक्सर्ट होगा नहीं। उसके बाद है इफ देयर इज लिटिल लॉस ऑफ लेंथ, अगर थोड़ा बहुत लॉस हुआ है तो आप मोबिलाइज कर सकते हैं किडनी को थोड़ा नीचे की तरफ पुल डाउन कर दें। नंबर 2 के ऊपर आता है सोर्स हिच ऑफ ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींच लें, ठीक है? सोर्स मेजर मसल के ऊपर। और नंबर 3 पे है बोआरी ऑपरेशन, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद है अगर मार्क्ड लॉस है लेंथ का यूरेटर की, तो आप लोग कर सकते हैं ट्रांस यूरेटेरोस्टोमी, ठीक है? एक यूरेटर को जो कि डैमेज्ड है उसको दूसरे यूरेटर के साथ जोड़ दें। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये एक यूरेटर जा रहा है और ये वाला यूरेटर डैमेज हो गया है और इसकी नीचे वाली लेंथ लॉस्ट है, तो मैं इस यूरेटर को यहाँ पे दूसरे यूरेटर के साथ जोड़ दूंगा इसके अंदर स्पेस क्रिएट करके, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं यूरेट्रोस्टोमी, ठीक है? उसके बाद है इंटरपोजिशन ऑफ आइसोलेटेड बाउल लूप और मोबिलाइज्ड अपेंडिक्स, यानी कि हम इसको बाउल लूप के अंदर भी कर सकते हैं इंट्रोड्यूस। और उसके बाद है नेफ्रेक्टमी, ठीक है? अब मैं आप लोगों को बोआरी ऑपरेशन जो है ये दिखा दूं एक दफा। इसकी डायग्राम बहुत प्यारी ये इसने दी हुई है कि बोआरी ऑपरेशन, अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैडर वॉल इज फैशन्ड इनटू अ ट्यूब टू ब्रिज द गैप बिटवीन द कट यूरेटर एंड द ब्लैडर, ठीक है? यानी कि ब्लैडर की एक वॉल को हमने उसका फ्लैप क्रिएट किया, उससे यूरेटर की जैसी एक ट्यूब क्रिएट की और उसको यूरेटर के साथ जोड़ दिया। ये बोआरी ऑपरेशन है। इसी के साथ हमारा यूरेटेरिक इंजरीज का टॉपिक जो है वो कंक्लूड होता है। नेक्स्ट टॉपिक बचे ये सर्जरी में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको फिर हम मेडिसिन में डिस्कस नहीं करेंगे। हाइड्रोनेफ्रोसिस बेसिकली ये बनता भी सर्जरी का ही टॉपिक है। तो काइंडली इसको जरा गौर से देखें। मुझे हाइड्रोनेफ्रोसिस की डेफिनेशन बेले में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और बाकी बुक्स में भी कोई इतनी अच्छी नहीं दी। ये वाली डेफिनेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी है, इसको नोट कर लें। Hydronephrosis is defined as aseptic dilatation of the whole or part of the pelvic calyceal system of the kidney due to partial or intermittent interruption to the outflow of urine। यूरिन के आउटफ्लो को जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पेल्विक कैलिशियल सिस्टम जो है वो डायलेट कर जाएगा। और इसके इस डेफिनेशन में भी एक छोटी सी गलती ये है कि इसने यूरिटर्स का मेंशन नहीं किया हुआ। तो आप लोग ये लिखें कि डायलिटेशन ऑफ यूरिटर्स और पेल्विक कैलिशियल सिस्टम, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये मैं क्लियर कर दूं, कैलिशियल सिस्टम क्या होता है। आप ये देखें कि ये इसको हम लोग इस पार्ट को, जो डायलेटेड पार्ट होता है जहां से आपका यूरेटर राइज करता है, दैट इज नोन एज रीनल पेल्विस। इसके अंदर ऐसे आउटफ्लो ट्रैक्ट होते हैं जो कि यूरिन को कलेक्ट करते हैं। इनके अंदर आपके कलेक्टिंग डक्ट्स खुलते हैं मेडलरी वाले, तो दे आर नोन एज कैलिसेस। कैलिसेस दो तरह की होती हैं, मेजर और माइनर। तो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं पेल्विक कैलिशियल सिस्टम। ये बेसिकली डायलेटेड शो होता है।
ठीक है? अब बच्चे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की कॉजेज़ क्या हैं। अच्छा, एक दफ़ा मैं ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूँ कि बेसिकली होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे यूरेटर में कोई स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर गया, तो यूरिन तो आगे नहीं जा सकेगा ना। तो जो वो बैक फ्लो उसका प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसकी वज़ह से ये डायलेट कर जाएगा आपका पेल्विक एलिशियल सिस्टम। ये इसकी बेसिक पैथोलॉजी है। तो सबसे पहले बच्चे हम देखते हैं कि यूनिलैटरल यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन की कॉजेज़ क्या हैं। 3 तरह की। एक्स्ट्राम्यूरल यानी कि म्यूरल का वर्ड हमेशा वॉल के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो यूरेटर की वॉल से बाहर इंट्राम्यूरल वॉल के अंदर, और तीसरी है इंट्राल्यूमिनल यानी कि ल्यूमेन के अंदर। तो ये देखें, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अक्सर बच्चों को नहीं समझ आती कि इंट्राम्यूरल और इंट्राल्यूमिनल में क्या फ़र्क है। ये यूरेटर का अगर क्रॉस सेक्शन है, तो इसकी वॉल के अंदर अगर पैथोलॉजी होगी तो दैट वुड बी इंट्राम्यूरल, इसके बाहर होगी तो एक्स्ट्राम्यूरल, और इंट्राल्यूमिनल होगी यहाँ, ठीक है? ये बेसिकली इनके डिफरेंसेस हैं। अब देखो, एक एक दो दो डिफरेंसेस आप लोग कर लो, जो कि फर्स्ट नंबर पे लिखे हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्राम्यूरल में है ट्यूमर फ्रॉम एडजेसेंट स्ट्रक्चर, खास तौर पे सर्वाइकल कार्सिनोमा या प्रोस्टेट। उसके बाद है प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। उसके बाद है इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन में बच्चे कॉन्जेनिटल स्टेनोसिस हो सकता है, जो हम पीड्स में पढ़ेंगे, या यूरिथ्रोसील्स हो सकती हैं, सिस्ट लाइक स्वेलिंग्स ऑफ द यूरेटर। ये मैं भी आपको बताता हूँ। इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन में कैलकुलस हो सकता है पेल्विस के अंदर या यूरेटर के अंदर इटसेल्फ। सेकंड नंबर पे बच्चे ये देखें कि बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस की कॉजेस क्या होती हैं, जिसके अंदर दोनों यूरेटर्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो कॉन्जेनिटल में बच्चे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स हो सकते हैं, यही टॉपिक हमने पीड्स में पढ़ना है, ठीक है? और यूरेथ्रल एट्रीजिया दोनों आपके पीड्स के टॉपिक हैं। एक्वायर्ड के और मेडिसिन में या सर्जरी में करने की जरूरत नहीं है। एक्वायर्ड में है बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, बीपीएच, या पे पोस्ट ऑपरेटिव ब्लैडर नेक स्कारिंग, या और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। प्लीज यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को मत भूलिएगा, ये बहुत कॉमन अब कॉज बन चुकी है। इवन के बीपीएच, और ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो कॉमन है। उसके बाद बच्चे हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोनेफ्रोसिस के डिफरेंट ग्रेड्स क्या होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम निकाल लिया है, और इसको हम कहते हैं ग्रेंजर एंड एलिसन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। ये एक बुक है बेसिकली, उसने ये वाली ग्रेडिंग सिस्टम लिखी है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो हाइड्रोनेफ्रोसिस के ग्रेड्स हैं, ये रेडियोलॉजिकल ग्रेड्स हैं, क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस मैक्रोस्कोपिकली डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन अब हम लोग मतलब ये जो असल जो काम है ये डायग्नोज करने का, वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का है, ठीक है? लेकिन सर्जन को भी लाजमी पता होना चाहिए, इन केस अगर कोई इमरजेंसी प्रेजेंटेशन है। तो आप देखें, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 यहाँ पे कंप्लीटली इसने शो किए हुए हैं। ग्रेड 1 में है स्लाइड स्लाइड ब्लंटिंग ऑफ कैलिशियल फॉर्नेसिस, ठीक है? यानी कि कैले ये देखिए, बिल्कुल स्लाइड ब्लंटिंग हुई है इनकी, वरना नॉर्मली जो होती है ना, ये ब्लंट ही होती हैं। कैसी ब्लंट होती हैं? ब्लंट होने का मतलब है ऐसे स्मूथ इनके कॉन्टूर्स होते हैं ऐसे, ठीक है? अच्छा, तो स्लाइड ब्लंटिंग हुई है, और यानी कि मतलब नॉर्मली अगर ये इस तरह वेवी फॉर्म के अंदर हैं, तो अब इनकी थोड़ी बहुत ब्लंटिंग हो गई है, ठीक है? प्लीज इस बात को करेक्ट कर लीजिए। ग्रेड 2 में है ब्लंटिंग एंड एनलार्जमेंट ऑफ कैलिशियल फॉर्नेसिस, बट इजीली सीन शैडोज ऑफ पेपिलाई, यानी कि जो इसकी फर्दर प्रोट्रूजन होती हैं वो विजिबल होती हैं। ग्रेड 3 में है राउंडिंग ऑफ कैलिसिस, वो बिल्कुल गोल हो जाती हैं, ठीक है? यानी कि नॉर्मली अगर जैसे मैंने आपको ये शो किया, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ पेपिला आपको नजर आएंगे, लेकिन जब ये अबनॉर्मल होंगी तो बिल्कुल ऐसे गोल हो जाएंगी, ठीक है? उसके बाद ग्रेड 4 में अगर हम देखें, तो दैट इज एक्सट्रीम कैलिशियल बलूनिंग, बलून बन गया राउंड होके, राउंड की ज्यादा सिवियर फॉर्म जो होती है वो इख्तियार कर लिया इसने। अच्छा बच्चे, एक बात यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर करता चलूँ कि हाइड्रोनेफ्रोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है, वो उसकी अंडरलाइन कॉज पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको 2 प्रोसीजर्स के नाम बता देता हूँ, जो कि कम से कम आपको पता होने चाहिए, हम हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये प्रोसीजर्स पे जाने से पहले आप ये देखें कि बेली एंड लव में मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर ऐसी ली है, स्क्रीनशॉट, ये एमसीक्यू आप लोगों का कवर हो जाए। ये लिखे लिखा हुआ ऊपर ब्लू बॉक्स में, एन ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी इज वर्थ प्रिजर्विंग इफ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर देन 20% ऑफ टोटल रीनल फंक्शन। ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है? इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है, परसेंटेज आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद बच्चे देखें कि हाइड्रोनेफ्रोसिस के ट्रीटमेंट की इंडिकेशंस क्या होती हैं। तो इंडिकेशंस फॉर ऑपरेशन बेसिकली ये होती हैं, अगर इंक्रीजिंग पेन हो, ठीक है, इंक्रीजिंग हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जिसका रेडियोलॉजिक एविडेंस आपके पास मौजूद हो, पहले ग्रेड 1 था, अब ग्रेड 3 हो गया है, एविडेंस ऑफ पैरेन्काइमल डैमेज है,
किडनी का या इन्फेक्शन है, ठीक है? अब 2 तरह के प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं, एक है पाइलोप्लास्टी और दूसरा है एंडोस्कोपिक पाइलोलाइसिस। दोनों का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले पाइलोप्लास्टी देखें। पाइलोप्लास्टी वाले प्रोसीजर का प्रॉपर जो नाम है दैट इज एंडरसन हाइनीज डिसजंक्शन पाइलोप्लास्टी। डिसजंक्ट कर देना है आपने, ठीक है? ये जो आपका यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन होता है, इसके अंदर आपने बेसिकली इंसाइज करना है इसको, ठीक है? जो यूरिटर का अपर वन थर्ड होता है इसको और साथ रीनल पेल्विस को मोबिलाइज करना है, इंसाइज करना है इनको, ठीक है? और आपस में रीसूचर करना है इनको। अब ये बात क्लियर करता चलूं कि आपने रीनल आर्टरी की हिफाजत लाज़मी करनी है इस प्रोसीजर के दौरान, क्योंकि अगर रीनल आर्टरी का डैमेज हुआ या उसकी किसी सेगमेंटल ब्रांच का, तो इंफेक्शन का चांस जो होता है वो डेवलप कर सकता है। तीसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि हम लोग इसका एनास्टोमोसिस करते हुए इन दोनों चीज़ों का बेसिकली सबसे पहले उसके अंदर हम लोग कोई ना कोई स्टेंट या कोई ना कोई नेफ्रोस्टमी ट्यूब लाज़मी प्लेस करते हैं, जिस तरह से फिगर नंबर डी के अंदर शो की हुई है। क्योंकि अगर यूरिन जो है उसका पैसेज होना है, तो वो जिस जगह पे हमने ये कट लगा के सूचर किया है, कहीं वहाँ से लीक ना करे। लीक को अवॉइड करने के लिए हम स्टेंट प्लेस कर देते हैं कि वो उसमें से गुज़र के डायरेक्ट नीचे चला जाए यूरेटर में, और बाद में उसको सील कर देते हैं। दैट इज़ नोन एज़ एंडरसन हाइनीज़ डिस्जंक्शन पाइलोप्लास्टी, ठीक है? यानी कि जो आपका पेल्विक एरिया है, पेल्विसेस हैं, उनको हमने रिपेयर किया है। दूसरा प्रोसीजर है एंडोस्कोपिक पाइलोलाइसिस, और ये सिर्फ़ इडियोपैथिक पेल्वी यूरेटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन के केस में किया जाता है। इडियोपैथिक पेल्वी यूरेटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है, वो होती है जिसमें हमें कॉज़ नहीं पता होती। तो वहाँ पे बच्चे हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आप लोगों को ड्रॉ करके शो करता हूँ कि ये अगर रीनल पेल्विस है, ठीक है? ये किडनी है, इसके अंदर ये रीनल पेल्विस है और ये आपका यहाँ पे यूरेटर शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अगर कोई इडियोपैथिक ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैथेटर टाइप लेके जाते हैं, ठीक है? जिसके ऊपर बैलून लगा होता है। बैलून को जहाँ पे जाके इन्फ्लेट कर देते हैं। जब इन्फ्लेट करते हैं तो ये डायलेट कर जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है वो रिमूव हो जाती है, नीचे गिर जाती है, यूरेटर में पास कर जाती है, यूरिन में पास कर जाती है और इस जगह को क्लियर कर देती है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस जो होता है बच्चे, दैट इज एक्चुअली रिलीव्ड। यही वाली बात जो है इसने यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये रेडियोग्राफी के अंदर ये वाली प्रोसीजर जो होता है ये परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे जो डिस्कशन का हमारा बनता है दैट इज यूरिटेरिक कैल्कुलाई। हमने किडनी स्टोन्स बड़े डिटेल में देखे थे और मेडिसिन में भी हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात बच्चे ये एक इम्पॉर्टेंट कि यूरिटेरिक कैल्कुलाई जो होते हैं, तो इसके मतलब आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि मोस्टली जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली पास डाउन कर जाते हैं यूरिन में, ठीक है? नंबर टू, उनकी भी वही वेराइटी कॉमन है, सिस्टीन स्टोन्स, स्ट्रोवाइट स्टोन्स जो कि आपके किडनी में पाए जाते हैं। कोई डिफरेंट आपने स्टोन्स मेंशन नहीं करने। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लियर करता करता चलता हूँ, एंड आपके वाइवा का ऑस्पी का टिपिकल क्वेश्चन कि यूरेटर की नॉर्मल नैरोइंग किस-किस पॉइंट पे होती है, तो ये 5 जो इसमें पॉइंट शो किए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। यूरेटेरो-पेल्विक जंक्शन, आइलिक आर्टरी को जहाँ पे ये क्रॉस करता है, इसके अलावा वास डिफरेंस या ब्रॉड लिगामेंट को जहाँ पे क्रॉस करता है, ब्लैडर की वॉल में जब एंटर होता है, तो वहाँ पे इसमें किंक पड़ता है और यूरेटेरिक ओरिफिस जहाँ पे ये खुलता है। इन 5 जगहों पे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती है किसी भी यूरेटर के अंदर, ठीक है? उसके बाद बच्चे अगर साइन एंड सिम्पटम्स की बात की जाए यूरिटेरिक कैल्कुलाई की, तो नंबर 1 पे आता है यूरिटेरिक कॉलिक, ठीक है? और आपको पता है कि कॉलिक यूजुअली हम लोग एपिसोडिक पेन को कहते हैं, जो कि ऑन एंड ऑफ होता है, लॉइन के अंदर होता है, ठीक है? यूजुअली, और ग्रॉइन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इवन थाई के अंदर भी रेफर हो सकता है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा टिप ऑफ फिंगर्स के ऊपर भी फील हो सकता है, और इसके लिए जो इतने सारे जो इसका रेफरल हो रहा है इन जेनिटेलिया के अंदर, इसके लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल है दैट इज इलियो-इंग्वाइनल नर्व, ये आपके प्रॉफ का एमसीक्यू है, ठीक है? उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसकी इम्पेक्शन होती है, ये इन जगहों पे फँस सकता है, जो मैंने 5 आपको कॉमन बिल्कुल जगह बताई हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिटेरिक कॉलिक के जो पेशेंट्स होते हैं, या सॉरी यूरिटेरिक कैल्कुलाई के जो पेशेंट होते हैं, वो हीमाचूरिया के साथ भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं। मेरी मदर को खुद 2 एपिसोड्स हुई हीमाचूरिया की, एंड वी वर वरीड एंड इट केम आउट टू बी यूरिटेरिक कैल्कुलाई, जो कि स्पॉन्टेनियसली खुद पास कर गया था। उसके बाद बच्चे ये देखें कि अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात की जाए, तो एब्डोमिनल एग्जाम के अंदर आपको बेसिकली रूल आउट करना है बाकी डिजीजेस को, ठीक है? इसके अलावा जहाँ जहाँ से यूरेटर गुजरता है वहाँ पे आपको टेंडरनेस फील हो सकती है, ये आपने याद रखना है।
और बस इसके अंदर आपने बात एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का बेसिकली पर्पस अपेंडिसाइटिस को या कोलिसिस्टाइटिस को रूल आउट करना होता है। अच्छा, इमेजिंग की बच्चे अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो यूरिनरी कैल्कुलाई होते हैं वो रेडियो ओपेक होते हैं। तो आप ये देखें कि स्टोन्स डिफ़िकल्ट होते हैं ऑब्ज़र्व करने के लिए अगर वो बिल्कुल छोटे हों या बाउल शैडोज़ जो होते हैं अगर उनको कवर करें, ठीक है? और इसके अलावा ये इसने आपकी बुक में बात मेंशन कर दिया कि आईवी यूरोग्राफी के अलावा जो ज़्यादा प्रेफर्ड इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ एक्चुअली सीटी स्कैन, ठीक है? स्पाइरल सीटी जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड है और लेकिन आपने एक बात हमेशा याद रखनी है बच्चे कि जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है ना, तो वो सीटी स्कैन है, नॉन कंट्रास्ट वाला। लेकिन हम लोग ऑफ़न यूरिटेरिक कैल्कुलाई के लिए या किडनी के कैल्कुलाई के लिए सीटी स्कैन नहीं करवाते क्योंकि वो महँगा होता है, पेशेंट अफ़ोर्ड नहीं करता और उसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, उसके हार्म के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो अल्ट्रासाउंड होता है दैट इज़ द बेस्ट इनिशियल मॉडलिटी टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज़ ऑफ कैल्कुलाई, ये आपने याद रखना है, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इसको आपने ऐसे नहीं जाने देना, एमसीक्यूज़ पे बहुत कॉमनली आता है। उसके बाद बच्चे अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट कॉमनली यही है कि आपने पेन रिलीव करना है और पेन यूजुअली बच्चे एनसेड से ट्रीट हो जाता है, ठीक है? और हम ओपिएट्स वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करते। इसके अलावा स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं, जिसके अंदर प्रोपेंथलीन आ सकता है, ड्रोटावेरीन आ सकता है, जो कि बहुत कॉमनली नोस्पा के नाम से आता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। स्पाज़मोडिक पेन के लिए हमेशा वो ही दिया जाता है। और इसके अलावा दूसरा जो ट्रीटमेंट अगर इसके डेफिनिटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो दैट इज़ द रिमूवल ऑफ स्टोन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्जिकल रिमूवल किन सिचुएशंस के अंदर इंडिकेटेड है। नंबर 1 अगर रिपीटेड अटैक्स हों पेन के और स्टोन मूव ना कर रहा हो, इमेजिंग पे भी आपको वहाँ का वहीं नज़र आए। नंबर 2 अगर स्टोन एनलार्ज कर रहा हो, बड़ा हो रहा हो। नंबर 3 कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किडनी की, हाइड्रोनेफ्रोसिस भी साथ हो जाए, यूरिन इन्फेक्टेड आने लग जाए, तो इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन भी डेवलप कर गया है यूरिन स्टेसिस की वजह से। स्टोन अगर बहुत लार्ज हो, पास ना कर सक रहा हो, यूजुअली ये कहा जाता है कि जो स्टोन्स 3 मिलीमीटर से कम होते हैं, वो यूरेटर से इज़िली पास कर जाते हैं। जो 3 टू 5 मिलीमीटर होते हैं, उनको वेट एंड वॉच पॉलिसी के तहत डील करना पड़ता है और जो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा होते हैं, उनके लिए ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है? और स्टोन अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो एक किडनी को या बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो भी आपको स्टोन रिमूव करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। बच्चे पहले आपको बेले के जो प्रोसीजर्स हैं वो एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाता हूँ। डेविडसन की तरह का वो टेबल है जैसे डेविडसन में दिया है। बच्चे स्टोन रिमूवल 2 तरह का है, ठीक है? एक है आपके पास क्लोज़्ड स्टोन रिमूवल, ठीक है? और दूसरा है आपके पास ओपन स्टोन रिमूवल। क्लोज़ स्टोन रिमूवल में हम लोग सर्जिकल इंसिजन नहीं दे रहे मतलब डिटेल्ड ऑपरेशन नहीं कर रहे, ठीक है? एब्डोमेन ओपन करने वाला या रेक्टोपेरिटोनियल एरिया को एक्सप्लोर करने वाला। तो एंडोस्कोपिकली अगर किया जाए तो इसके 2 प्रोसीजर्स हैं, एक है डॉर्निया बास्केट एक्सट्रैक्शन और दूसरा है बच्चे यूनिटैरिक मियाटोटमी, ठीक है? अच्छा, बच्चे जो आपका डॉर्निया बास्केट एक्सट्रैक्शन है, इसके अंदर एक वायर बास्केट यूज़ की जाती है, जिसको हम लोग पास करते हैं और रीच करने की कोशिश करते हैं इमेजेस अंडर यूजिंग एन इमेज टू रीच द यूरेटर। यूरेटर में रीच करके उस बास्केट को हम लोग ओपन करते हैं, स्टोन को कैप्चर करते हैं, बास्केट को क्लोज करते हैं और स्टोन को रिमूव कर लेते हैं। इसका मैं अभी आपको एक इमेज भी दिखाता हूँ। नंबर 2 के ऊपर आती है यूरिटेरिक मियोटोटमी। यूरिटेरिक मियोटोटमी के अंदर बच्चे आपने क्या करना है कि एंडोस्कोपिक इंसिजन देना है, ठीक है? और यूरेटर में से जो स्टोन है उसको निकाल लेना है, ठीक हो गया? उसके बाद है जो कि खास तौर पे इंट्राम्यूरल हो, इंट्राम्यूरली भी इन्वेड कर रहा हो। उसके बाद है यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल। यूरेट्रोस्कोप जो होता है बच्चे एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूरेथ्रा के थ्रू पास करते हैं और यूरेथ्रा से हम यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर्स के अंदर एंटर हो जाते हैं और जो इम्पैक्टेड स्टोन्स होते हैं उनको हम लोग साथ ही साथ रिमूव कर देते हैं। जो स्टोन्स यूरेट्रोस्कोप के थ्रू रिमूव नहीं होते उनको हम लोग डॉर्नियम बास्केट के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रोसीजर है यूरेट्रोस्कोप के रिमूव करने के अलावा दैट इज़ पुश बैंक। पुश बैंक बेसिकली एक प्रोसीजर आप कह लें कि है, वो ये है कि अब मतलब ये इतना डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है, एक टेक्नीक है बेसिकली आप ये कह लें। पुश बैक में ये होता है कि जो अपर 1/3 या मिडल 1/3 में यूरेटर के स्टोन्स होते हैं और रिमूव नहीं हो पा रहे होते हैं, उनको हम लोग फ्लैश बैक कर देते हैं यूरेटेरिक कैथेटर के थ्रू इनटू वापस इनटू द किडनी ताकि वो किडनी में वापस चला जाए।
ठीक है? और बाद में बचे फिर उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक यूरेट्रोस्कोप भी यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर क्योंकि वो लेज़र डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टोन्स की इन रीनल कलेक्टिंग सिस्टम। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं। लिथोट्रिप्सी तो आपको पता है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। उसके बाद है ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी के अंदर बच्चे एक्स-रे के ज़रिए पहले हम लोग कन्फर्म करते हैं पोज़ीशन को और जो यूजुअली हम लोग परफ़ॉर्म करते हैं, तो इसके अंदर बच्चे यही है कि जो अपर 1/3 के यूरेटर के स्टोन्स होते हैं, उनको हम लोग लॉइन के ज़रिए या अपर क्वाड्रेंट ट्रांसवर्स इंसिजन के ज़रिए रीच करते हैं, ठीक है? और नंबर 2 पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिड यूरेटेरिक स्टोन्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग मसल कटिंग आइलिक फोसा का इंसिजन देते हैं और लो यूरेटेरिक स्टोन्स के लिए यूजुअली हम लोग फेनन स्टील इंसिजन देते हैं। तो मैंने अब आपको तीनों बता दिया अपर क्वाड्रेंट यानी कि हाइपोकोन्ड्रियम का इंसिजन अपर 1/3 यूरेटर के लिए, मिड यूरेटर के लिए मसल कटिंग आइलिक फोसा का और फेनन स्टील या सुप्राप्यूबिक इंसिजन लोअर यूरेटेरिक स्टोन्स के लिए। ये आपकी ओपन सर्जरी हो गई। इसी के साथ हमारा जो यूरेटेरिक स्टोन्स का टॉपिक है ये कवर होता है। एक टेबल आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा ये भी देख लें बच्चे डॉर्मिया बास्केट की एक्सट्रैक्शन इसने बड़े अच्छे से दिखाई है। ये बास्केट के पास ये स्टोन के पास हम बास्केट लेके गए, ये बंद थी। उसके पास आगे जाके हमने एक्सपेंड की, पीछे जाके स्टोन को कैप्चर किया, तो क्लोज़ की और वापस इसको हमने विथड्रॉ कर लिया। इसके अलावा बच्चे मैं आपको ये ना दिखाना चाह रहा था, कुछ लाइन्स मुझे बड़ी इम्पोर्टेंट लगी इसकी वॉशिंगटन मैनुअल की, तो ये प्लीज़ देख लें कि मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी में कहा गया है कि 70% से ज़्यादा स्टोन्स जो होते हैं 5 मिलीमीटर से कम और 40% तक तकरीबन 10 मिलीमीटर से कम, वो स्पॉन्टेनियसली पास कर जाते हैं, ठीक है? और स्टोन पैसेज को एड करने के लिए हम नारकोटिक्स यूज़ कर सकते हैं और अल्फा ब्लॉकर थेरेपी यानी कि टैमसुलोसिन जो होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 3 टू 4 वीक्स लगते हैं स्पॉन्टेनियस पैसेज के लिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है बच्चे वो डिटेल में करा दिया है। तो अब हम लोग वो जो टेबल है वो देख लेते हैं, ये वाला टेबल था। ये देखें बच्चे, इसके अंदर इसने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि प्रॉक्सिमल और मिड यूरेटर और लोअर यूरेटर के जो स्टोन्स हैं उनको हम कैसे रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे इसने 2 ऑप्शंस दिए हैं, यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी और अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन। हम लोग अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन वाला फॉलो करेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है? सॉरी, प्रॉक्सिमल यूरेटर के अंदर बच्चे अगर स्टोन है 0.8 सेंटीमीटर से कम, यानी कि 8 मिलीमीटर तक, ठीक है? आप कह लें 1 सेकंड बच्चे। सॉरी बच्चे इसको करेक्ट कर लीजिए, ये मैं नीचे वाले के लिए पढ़ रहा था। ये जो अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन वाला टेबल है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पे मेरा एरो ये जा रहा है। प्रॉक्सिमल यूरेटर के अंदर अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर तक स्टोन है, तो उसके लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करेंगे, ठीक है? उसके बाद बच्चे यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा इंसिजन है और ख़ास तौर पे मिड यूरेटर में है, तो फिर हम लोग एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करेंगे। इसके अलावा हम यूआरएस कर सकते हैं, यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। उसके बाद है डिस्टल यूरेटर में क्या किया जाए? अगर 1 सेंटीमीटर से कम है स्टोन, ठीक है? तो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यूरेटरोस्कोपिक कर सकते हैं इसका रिमूवल और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जो है बच्चे उसको कैरी आउट कर सकते हैं। यहाँ तक बस आपने टेबल करना है। ये डेविडसन ने भी बहुत अच्छे से दिया है, अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा तो वहाँ की इमेज देख लीजिए। इसी के साथ जो बच्चे हमारा आज का लेक्चर है ये कंक्लूड होता है। कल हम लोग रेगुलर लेक्चर पे मिलेंगे इंशाल्लाह और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।